नवीद की वालदा ने उसकी शादी नॉर्वे में उसकी खाला की बेटी से कर दी और जब शादी के बाद नवीद नॉर्वे जाने लगा तो अम्मा बोली, हमारा ख्याल भी रखना। लेकिन वहां जाने के बाद नवीद ने देखा कि बीवी का बर्ताव उसके साथ मुलाजिमों जैसा था। वो उससे सारे घर के काम करवाती और उसके कागजात भी अपने पास रख लिए ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। अम्मा फ़ोन करके नवीद से पैसे मांगती तो वो खामोश हो जाता और रात भर रोता रहता। एक दिन उसने वहाँ एक गोरी से दूसरी शादी कर ली तो उसकी पहली बीवी उसे अदालत में घसीट कर ले गई, लेकिन वहाँ उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा। सामने गोरी ने, देख नवीद, मेरी बहन की इकलौती बेटी है वो, और नॉर्वे में जाकर तेरे तो वरे न्यारे हो जाएंगे। नवीद कहने लगा, अम्मा एक बात समझ नहीं आ रही, मुझे खाला नॉर्वे में रहती हैं, बेटी उनकी पढ़ी लिखी है, तो फिर मुझ जैसे मामूली तालीम याफ्ता लड़के से शादी क्यों करना चाहती हैं? अभी भी वो ये बात समझ नहीं पा रहा था। वो हर लिहाज से अपनी नॉर्वे में रहने वाली कज़न से कमतर था, ना ज्यादा खूबसूरत, ना ज्यादा तालीम याफ्ता, मामूली सी नौकरी करता था। महीने के आखिर में बमुश्किल 25 से 30 हजार तनख्वाह मिलती थी। कुछ भी तो नहीं था उसके पास, और वो लड़की वहां की तालीम याफ्ता थी। आज तक तो खाला ने कभी उन्हें मुंह नहीं लगाया था। सालों गुजर गए थे, कभी पलट कर नहीं पूछा था कि आखिर बड़ी बहन किस हाल में है। नवीद और उसके घर वाले मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते थे। नवीद की वालदा नजमा बेगम कहने लगी, अरे भाई, हमारी बिरादरी की है, खानदानी औरत है, शादी खानदान में ही करेगी, वहां किसी अंग्रेज को थोड़ी अपनी बेटी में हाथ देगी। देखो, वो लोग सिर्फ चंद दिन के लिए आ रहे हैं यहाँ, बस निकाह होगा, तुम्हारा वीजा लगेगा और वो लोग तो चंद दिन बाद लौट जाएंगे। लेकिन जब तुम्हारा वीजा लग जाएगा तो तुम्हें पीछे से जाना पड़ेगा। नवीद के लिए ये बड़ी खुशनसीबी थी। बैठे बिठाए नॉर्वे जा रहा था। अपने दोस्तों में जब उसने ये बात बताई तो वो उसकी खुशकिस्मती पर रश्क करने लगे। चंद रोज बाद ही लड़की आ चुकी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि नवीद तो उसे देखकर हैरान रह गया। एक खूबसूरत और तालीम याफ्ता लड़की उससे शादी कर रही थी सिर्फ इसलिए कि वो उसका कजन है। नवीद को ये बात हजम नहीं हो रही थी। लड़की ने उससे ज्यादा बातचीत भी नहीं की थी, सिवाय सलाम के। उसे तो एक कमरे में बिठा दिया गया था। 2 दिन बाद निकाह था। अलबत्ता खाला बहुत प्यार कर रही थी। कह रही थी, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, तुम्हारी नौकरी भी वहां लग जाएगी, या फिर तुम्हें ड्राइविंग वगैरह करनी आती है? नवीद कहने लगा, हाँ, मुझे गाड़ी ड्राइव करना आती है और मेरे पास लाइसेंस भी है। खाला बोले, फिर तो ठीक है, अगर तुम्हारी नौकरी ना लगी तो तुम्हें कहीं ड्राइवर लगवा दूंगी, बड़ी अच्छी तनख्वाह मिलेगी तुम्हें। तुम लोगों के तो हालात ही बदल जाएंगे। छोटा सा पुराने तर्ज का घर था। नवीद के माँ बाप तो खुशी से निहाल हो गए थे कि बेटे की किस्मत चमक गई है। नवीद की 2 बहनें छोटी थीं और एक बड़ी थी। बड़ी वाली शादीशुदा थी, इसलिए माँ ने सोचा कि चलो, बेटा नॉर्वे जाएगा तो वहां की कमाई आएगी, बेटियों की शादी भी इज्जत से हो जाएगी और बेटे का घर भी बस जाएगा। हो सकता है वो अपनी माँ और बाप को भी नॉर्वे बुला ले। बहरहाल, बड़े बड़े ख्वाब थे जो नवीद और उसके घर वाले देख रहे थे। 2 दिन बाद बड़ी सादगी से निकाह की रस्म अदा हो गई। नवीद का दिल चाहता था कि वो अपनी कज़न से बात करे, तबादला ख्याल हो, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। लड़की काफी सुरैल मिजाज की लग रही थी। नवीद की बहनों से भी बात नहीं कर रही थी। पता नहीं अपनी माँ के साथ अंग्रेजी ज़बान में क्या गैटपट कर रही थी, जो ना तो नवीद को समझ आ रही थी और ना ही उसकी बहनों को। शायद वहाँ की ज़ुबान और अंग्रेजी कुछ मुख्तलिफ अंदाज की थी। काफ़ी अल्फाज तो ऐसे थे जो सबके सर के ऊपर से गुजर रहे थे।
बहरहाल 4-5 दिन बाद वो लोग वापस चले गए। नवीद को उस वक्त का इंतज़ार था जब उसका पक्का वीज़ा लगता और वो नॉर्वे जाता। 20-25 दिन ही गुजरे थे जब खाला का फ़ोन आया, कहने लगी, मुबारक हो बेटा, तुम्हारा वीज़ा लग गया है। अब अपनी पैकिंग करो और यहाँ आने की तैयारी करो। टिकट के पैसे भी मैं भेज दूंगी, तुम किसी चीज़ की फिक्र मत करना। चंद रोज़ में उसकी टिकट भी हो गई थी। वो अपना सामान पैक कर चुका था, बहुत खुश था। माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा, दुआएं दी। रात को माँ से लिपट कर बैठा हुआ था। वो कह रही थी, देख बेटा, वहाँ जाकर हमें भूल न जाना, बाकायदगी से पैसे भेजते रहना। और हाँ, तुझे पता है ना, तेरी 2 छोटी बहनें भी हैं, इनकी शादी मैंने बड़े धूमधाम से करनी है। तुम्हारे अब्बा से तो अब काम भी नहीं होता, बस घर की दाल रोटी ही चलती है। देख, अल्लाह ने तेरी किस्मत खोली है, तो तुझे इसका फ़ायदा उठाना है। वो कहने लगा, अच्छा अम्मा, जैसा तू कहती है वैसा ही होगा। मैं वहाँ कमाऊंगा, तुम्हें पैसे भेजूंगा और थोड़े बहुत पैसे खाला को दे दिया करूंगा, ताकि उन्हें ये न लगे कि मैं उन पर बोझ हूँ। वो कहने लगी, ठीक है रब राखा। सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी। उसके दोस्त ही उसे घर से लेने आए थे। एयरपोर्ट तक भी वही छोड़ने गए। जहाज में बैठते हुए नवीद की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। ये उसका पहला हवाई सफ़र था और वो भी सीधा नॉर्वे का। ये सफ़र भी कट गया। जब वहां पहुंचा तो खाला और खालो उसे लेने आए, लेकिन वो नहीं आई थी जिससे उसका निकाह हुआ था। बहरहाल वो उसे लेकर घर आ गए। छोटा सा डरबा नुमा घर था। बाहर छोटा सा बागीचा था, इतना छोटा कि 2 कदम चलो तो खत्म हो जाए। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो बस एक ही कमरा था, नीचे बावर्ची खाना, वहीं न होने के बराबर लाउंज, वहीं से ऊपर का जीना चढ़ रहा था और सीढ़ियां भी बहुत छोटी छोटी थीं। उसकी खाला कहने लगी कि तुम्हारा कमरा ऊपर है। नवीद ऊपर का जीना चढ़ गया, जहां छोटे छोटे 2 कमरे थे। उसे ये नहीं पता था कि उसका कमरा कौन सा है। एक तो भारी भरकम अटीची उठाए वो ऊपर पहुंचा था। फिर खाला से कहने लगा, खाला, मेरा कमरा कौन सा है, दाईं जानिब वाला या बाईं जानिब वाला? वो कहने लगी, दाईं जानिब वाला। बाईं जानिब वाला कमरा तो नरमैन का है। ये सुनकर नवीद को जरा हैरत से हुई थी। बहरहाल वो दाईं जानिब वाले कमरे को खोलकर अपना बैग रख चुका था, जो इतना छोटा था कि बस सिंगल बेड और दीवारगीर अलमारी थी, न चलने की जगह थी। वॉशरूम शायद बाहर था। बहरहाल उसने सामान रखा, अपने कपड़े अलमारी में रखे, फिर अपना एक जोड़ा निकालकर बाहर आ गया। वॉशरूम बाहर था। वो नहा धोकर फ्रेश हो गया था, फिर नीचे आ गया। अभी तक दिल में ये बेचैनी थी कि नरमैन को उसने देखा तक नहीं था। खाला ने खाना तैयार कर रखा था। खाना टेबल पे लगा दिया था। खाना उसने अपनी खाला और खालों के साथ ही खाया था। नरमैन उस वक्त भी उनके साथ मौजूद नहीं थी। अब वो इतना बेतकल्लुफ तो नहीं था कि नरमैन का पूछ लेता, क्योंकि अभी तक रुखसती नहीं हुई थी। शायद वो अपने कमरे में बैठी थी। शायद खाला और उसे अच्छे से दुल्हन बनाएंगी, फिर उसे नवीद के हवाले करेंगी, फिर उनकी जिंदगी शुरू होगी। जो ख्वाब एक आम मर्द देखता है, वो सब नवीद ने भी देख रखे थे। लड़की काफी खूबसूरत है और उसकी मनखूहा थी, लेकिन नजर कहीं नहीं आ रही थी। उसे हैरत ये थी कि बैरूने मुल्क में रह के वो लड़की इतनी शर्मो हया वाली है, पर्दे वाली है। बहरहाल उसकी खाला और खालो मुख्तलिफ किस्म की बातें करते रहे। उसके खालू कहने लगे कि मैंने 1-2 जगह बात कर ली है, कल तुम्हें ड्राइविंग टेस्ट के लिए ले जाऊंगा। यहाँ का लाइसेंस बनते ही तुम्हें अच्छी से अच्छी नौकरी लग जाएगी। मेरी अपने जानने वाले से बात हुई है, वो किराए पर टैक्सी देता है। मतलब रोज इसे तुम्हें 300 नॉक देने पड़ेंगे और बाकी के जो तुम कमाओ वो तुम्हारे। नवीद ये सुनकर कहने लगा कि ठीक है, मैं ड्राइविंग टेस्ट दे दूंगा
और अगर मेरा लाइसेंस बन गया तो फिर जैसा होगा वैसा करूँगा। रात का खाना भी वो खा चुका था, लेकिन नरमीन उसे कहीं नजर नहीं आई। ना ही खाला ने ऐसा कोई जिक्र किया कि आज रात तुम्हारी रुखसती हो जाएगी, नरमीन तुम्हारे कमरे में आएगी या तुम नरमीन के कमरे में जाओगे। ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं थी, बस काम की बात हो रही थी। जैसे ही रात के 10 बजे तो खाला कहने लगी कि मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है, और इसके खालो भी नीचे के कमरे में जाकर सो गए, जहाँ नीचे बावर्ची खाना बना हुआ था। वहीं ऊपर नवीद का कमरा था, वो भी ऊपर आ गया। वो अपने कमरे में चला गया, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं किया। नरमीन का दरवाज़ा अभी तक बंद था, वो बाहर ही नहीं आई। न उसने दोपहर का खाना खाया, न रात का खाना खाया। आखिर वजह क्या थी? खाला ने भी नहीं कहा कि तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे कमरे में आएगी। नवीद ये सब सोचकर बेहद परेशान हो रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। रात के 2 बजे उसे सीढ़ियां चढ़ने की आवाज़ आई। दरवाज़ा उसके कमरे का खुला हुआ था। उसकी आंख खुल गई। उसने देखा तो सामने नरमीन को देखकर उसके होश उड़े थे। वो बुरी तरह से नशे में धत थी और पुर्स बाजू पे लटकाए डगमगाते कदमों के साथ गाना गुनगुनाते हुए अपने कमरे की जानिब जा रही थी। नवीद उठकर कमरे से बाहर आया, देखा तो वो चाबी से अपने कमरे का लॉक खोल रही थी और फिर दरवाज़ा खोल के कमरे में जाकर जोर से दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। उसकी ये हालत लेकर नवीद को हैरत का झटका लगा था। वो लड़की घर पर थी ही नहीं और उसके माँ बाप को परवाह तक नहीं थी। रात के 2 बजे वो आई थी, वो भी नशे की हालत में। क्या उसके माँ बाप को नहीं पता था कि वो रात के 2 बजे तक कहाँ थी और वो शराब पीती है? कई सवाल नवीद के दिमाग में घूमने लगे थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो हर बात से अनजान था। बहरहाल वो वापस अपने कमरे में आकर लेट गया, लेकिन नरमीन के बारे में ही सोचने लगा। फिर सोचा कि खाला से बात करेगा कि वो शराब पीकर क्यों रात के 2 बजे तक आती है। बहरहाल सुबह हुई तो वो सुबह सवेरे उठने का आदी था। वो उठकर नीचे आया तो घर खाली था। शायद खाला और खालो अभी उठे नहीं थे। बहरहाल किचन में रखे गंदे बर्तन वैसे ही पड़े हुए थे। किचन भी गंदा था। उसने अपने लिए चाय बनाई और नाश्ता ढूंढने लगा। फ्रिज में ब्रेड भी पड़ी थी और जीम भी। उसने वही बनाई और खाने लगा। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो उसकी खाला ने जब उसे नाश्ता करते देखा तो माथे पर बिल डाल लिया, लेकिन कहा कुछ नहीं। कहने लगी मेरे कंधों में बहुत दर्द है। ऐसा करो, नाश्ता करने के बाद ये सारे बर्तन धो के किचन साफ कर देना। अब जाहिर सी बात है तुम फारिग बैठकर क्या करोगे? वो कहने लगा। मैं समझा नहीं। नवीद ने तो आज तक कभी अपने घर का ये काम नहीं किया था। ये काम तो खवातीन करती थी, मर्द तो नहीं करते थे। फिर वो ऐसे काम क्यों करता? कहने लगी, समझाने का क्या मतलब? मैंने तो ठीक ठाक उर्दू में बोला है, अंग्रेजी जबान में तो बोला नहीं, जो तुम्हें समझ ना आए। बर्तन धो के बावर्ची खाना साफ कर देना। उस बार खाला ने जमा कर बोला था। वो चुप सा हो गया। नाश्ता करने के बाद उसने बर्तन धो दिए, किचन की भी शेल्फें भी साफ कर दी। तब तक उसके खालो भी कमरे से बाहर आ चुके थे। कहने लगे, तुम्हें चाय बनानी आती है? उससे पहले कि जवाब नवीद देता, उसकी खाला बोल पड़ी। कहने लगी, हाँ हाँ आती है, अपने लिए बना रहा था, सुबह नाश्ता तक कर चुका है। खालो कहने लगे, अच्छा ऐसा करो, 2 कप चाय बना दो, फिर मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ, तुम्हारे काम का बंदोबस्त भी करता हूँ। उसने चुपचाप खाला और खालो का नाश्ता बनाया। तब नरमीन भी नीचे आ चुकी थी। कहने लगी, माम मैं नाश्ता नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ। वो तैयार थी और आंखें अभी भी नशे से चौर थी। उसकी माँ ने उसके रुखसार पर प्यार किया और कहने लगी, अच्छा जाओ,
और देखो जल्दी आ जाया करो। वो कहने लगी, ओके, आई ट्राई माय बेस्ट। ये कहकर वो घर से जा चुकी थी। नवीद ने कहा कि ये कहाँ गई है। वो कहने लगे, कहीं नहीं, बस 9 से 5 तक जॉब है और उसके बाद अपने दोस्तों में चली जाती है। वो कहने लगा, घर पर क्यों नहीं रहती? उसकी खाला कहने लगी, ये पाकिस्तान नहीं है कि ख़वातीन घर पे रहें। जॉब करना तो ज़रूरी है। देखो यहाँ पर हर इंसान को कमाना पड़ता है, फिर ही गुज़र बसर होता है। वो कहने लगा, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन 5 बजे अगर जॉब ऑफ होती है तो 6-7 बजे उसे घर पर होना चाहिए। ये सुनकर उसकी खाला के माथे पर बल पड़े। वो कहने लगी, रिवायती शौहर बनने की कोशिश ना करो। देखो मेरी बेटी बहुत आज़ाद ख्याल है, शुरू से उसी माहौल में पड़ी बड़ी है और उसी माहौल की आदी भी है। उसे तो एक से एक यहाँ पर रिश्ता मिल रहा था, लेकिन मैंने ख़ानदान और बरादरी को अहमियत दी। उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बेटी पर रोब जमाने की कोशिश करो। जानते हो ना घर दामादी क्या होती है। घर दामाद ससुराल में बहू की तरह रहते हैं, ऊंची आवाज में बात नहीं करते। नवीद चुप सा हो गया था। उसके खालू उसे ले गए। उसका ड्राइविंग टेस्ट हुआ जो उसने बिल्कुल ठीक दिया था। उसका लाइसेंस भी एक दिन में ही बन गया था। लेकिन रात को फिर से नरमीन रात के 2 बजे नशे में ही आई थी और ये शायद उसकी रूटीन थी। उसकी वालदा भी इस बात से वाकिफ थी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता था। कोई मना नहीं करता था कि क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो। बहरहाल नवीद भी एक मर्द था और एक पाकिस्तानी मर्द था। ये सब कुछ वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन वो चाह रहा था कि उसकी कहीं नौकरी लग जाए ताकि जब वो नरमीन को रोके तो वो आगे से ये ना कहे कि वो उसके टुकड़ों पर पुल रहा है। कराई की टैक्सी उसके खालू ने ही उसे दिलवा कर दी थी। रोज़ाना उसको 300 नौक मालिक को देने थे। बहरहाल वो टैक्सी चलाने लगा। परमिशन भी उसे मिल चुकी थी। फिर उसे करीम और अबर चलाने का भी तजुर्बा था। पाकिस्तान ने चला चुका था। नेट से एड्रेस को सर्च करना उसके लिए मुश्किल काम नहीं था। पहले ही दिन उसने 4-5 सवारियां बिकताई थीं, जिसमें से मतलूबा पैसे उसने मालिक को दिए और बाकी के पैसे जेब में डालकर घर आ गया। लेकिन जैसे ही घर आया, सबसे पहला सवाल उसकी खाला ने किया था कि कुछ कमाई की तुमने? वो कहने लगा, जी खाला। उसने जेब से पैसे निकाल के सारे खाला के हाथ में रख दिया, जो कि 500 नौक दिए थे। ये देखकर खाला के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई थी। वो थका हुआ घर पहुंचा था और रात के 8 बज गए थे, लेकिन किचन में गन मचा पड़ा था। वो कहने लगी, ऐसा करो, सबसे पहले बर्तन धो लो क्योंकि प्लेटें कम हैं। धोगे तो इसी प्लेटों में खाना है। मैंने खाना बना दिया है और मैं और तुम्हारे खालो खा चुके हैं। नरमीन तो वैसे भी बाहर से ही खा के आती है। तुम ये बर्तन धो लो और खाना खा के बाकी के काम भी कर लेना। तौबा, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझसे सफाई भी नहीं हुई। देखो, ये घर भी साफ कर देना। फिर एक चाबी नवीद को पकड़ाई। कहने लगी, नरमीन का कमरा साफ कर देना, बहुत गंदा हुआ है। वो तो अपनी खाला की बात सुनकर हैरान था। बहरहाल उसने बर्तन धोए, फिर खाना खाया, पूरा बावर्ची खाना साफ किया, फिर ऊपर चला गया। अपना कमरा उसका साफ सुथरा था, क्योंकि उसकी आदत ही कुछ ऐसी थी। वो अपना काम खुद करता था और साफ सुथरा भी रहता था। फिर चाबी से नरमीन का कमरा खोला तो अजीब सी बू आ रही थी। देखा तो कमरे में एक रूम फर्ज थी,
اس کے اوپر شراب کی بوتلیں سجی ہوئی تھیں، بیڈ کی چادر بکھری ہوئی تھی، کہیں پرس، کہیں بکھرے ہوئے کپڑے، عجیب سی لڑکی تھی۔ سلیقہ اس میں نام کو نہیں تھا۔ اس نے سارے کپڑے اکٹھے کیے اور دھونے والے کپڑے ایک ٹوکری میں ڈال کے اس کو بند کیا، کمرے کا حلیہ درست کیا اور باہر آ گیا۔ ابھی تک اس نے نرمین سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی نرمین نے اسے اتنی اہمیت دی تھی جتنی شوہر کو دیتے ہیں۔ بس صبح اٹھتی تھی، اپنی ماں سے کہتی تھی کہ وہ جاب پہ جا رہی ہے اور پھر چلی جاتی تھی۔ نوید کی طرف تو دیکھتی تک نہیں تھی۔ نوید کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ 2 بجے تک جاگتا رہا، حالانکہ خود بھی کام کر کے آیا تھا، اور اس بار 10 بجے واپس آیا تھا۔ 500 کے بجائے 700 نوک کر آیا تھا۔ دن بھر کی محنت، بلکہ ان تھک محنت کر کے واپس آتا، لیکن پھر بھی جاگ رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اس کی عزت تھی، اس کی غیرت تھی۔ جیسے ہی وہ گھر آئی اور اپنے کمرے میں جانے لگی تو نوید اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، یہ وقت ہے تمہارا گھر آنے کا اور تم روزانہ شراب پیتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہاں، تم سے، مطلب اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ کہنے لگا، تم میری بیوی ہو اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم رات کو اتنی دیر سے آؤ۔ کہاں جاتی ہو تم؟ کس کے ساتھ گزارتی ہو اتنا وقت؟ وہ کہنے لگی، کس کے ساتھ مرضی گزارتی ہوں، مجھ سے زیادہ سوال جواب کرو گے تو دیکھو تمہارا کیا حال کروں گی، بلڈی ایڈکٹ۔ یہ کہنا تھا کہ نوید کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اس کو بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ نرمین کا کچھ نشہ ٹوٹا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یوں جھنجھوڑنے کی؟ میں تمہیں پولیس کو پکڑوا دوں گی۔ لہجہ اتنا بلند تھا کہ نوید بھی غصے میں آ گیا، کہنے لگا، میری بیوی ہوتے ہوئے تم رات کو اتنی دیر تک باہر رہتی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہماری شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، مائی فٹ، نکاح، شادی، میری ماں تمہیں یہاں پر نوکر بنا کر لائی ہے، کہہ رہی تھی کہ مفت کا نوکر یہاں ملتا نہیں ہے، اس لیے مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا، ورنہ تم جیسے لڑکے کو میں پاؤں کی نوک پہ رکھتی ہوں۔ نرمین کی بات سن کر تم جیسے نوید کے ہوش اڑے تھے۔ وہ اسے دھکا دے کر پیچھے کر چکی تھی اور اپنے کمرے میں جا کے زور سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ سارے پیسے تو اس کی خالہ رکھ لیتی تھی اور سارے گھر کے کام بھی اسی سے کرواتی تھی۔ صبح جانے سے پہلے وہ پورے گھر کی صفائی کر کے جاتا تھا۔ خالہ خالو کا ناشتہ بناتا، اپنا ناشتہ بھی خود بناتا، اور چند روز سے تو اس کی خالہ نے عجیب تماشا پکڑ رکھا تھا۔ جب وہ واپس آتا تو کہتی، کھانے کو جو بنانا ہے بنا لو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ گھر کے سارے کام کرتا تھا، ٹیکسی چلاتا تھا، اور جیسے ہی واپس آتا تو سارے پیسے خالہ اس سے مانگ کے رکھ لیتی۔ اگلے روز صبح کو وہ کام پر نہیں گیا۔ اس کی خالہ کہنے لگی، تم کام پہ کیوں نہیں جا رہے؟ وہ کہنے لگا، آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟ آپ کی بیٹی تو مجھے شوہر نہیں سمجھتی، شراب پی کے رات کو 2 بجے گھر پہ آتی ہے، اپنے کمرے میں جا کے سو جاتی ہے، اور میں یہاں پر آپ کے گھر کے سارے کام مفت میں کرتا ہوں، روزانہ جتنے پیسے کماتا ہوں آپ کے ہاتھ میں رکھتا ہوں۔ یہ بھلا کون سا طریقہ ہے؟ نوید کی بات سن کر اس کی خالہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگی، تم جانتے ہو، تمہارا ویزا میں نے لگوایا ہے، ٹکٹ پر پیسہ میں نے خرچ کیا ہے، تمہاری نوکری میرے شوہر نے لگوائی ہے، تم پر اتنے احسان کیے تمہیں وہ یاد نہیں؟ تمہیں یہ یاد ہے کہ تم مجھے پیسے دیتے ہو؟ دیکھو یہاں پر رہنا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا، اور رہ گئی میری بیٹی کی بات تو وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ وہ رات بھر کہاں ہوتی ہے؟ یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ اس کی ساس کہنے لگی کہ تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو یہاں کا عادی بنا لو۔ وہ کہنے لگا، مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اوپر چلا گیا، اپنے سامان سے اپنا پاسپورٹ اور اپنے ضروری کاغذات دیکھنے لگا۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ الماری میں کچھ نہیں تھا۔ اس کی خالہ اوپر آئی، کہنے لگی، جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، تم وہی کرو گے جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں،
वरना रात को तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जाओ, जाकर टैक्सी चलाओ, एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकते तुम। वो कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा। ये कहना था कि उसकी खाला ने फ़ोन करके अपने शौहर को बुला लिया और उसके खालू ने डंडा पकड़कर उसे बहुत मारा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी खाला उसके साथ ऐसा रवैया करेंगी। अपने बचाव की खातिर उसने बड़ी कोशिश की कि वो उन डंडों से बच जाए। उसे बड़ा अफसोस हुआ कि उसकी खाला खालू ने उसके साथ ऐसा रवैया किया है। वो कोई बदनुआश नहीं था और न ही बड़ों पर हाथ उठाना उसकी आदत थी। वैसे भी अगर वो हाथ उठाता तो उस पर केस हो जाता, और उसे नहीं पता था कि वो उनके खिलाफ कैसे केस कर सकता है। वो शायद मकर जाते कि हम बूढ़े इस नौजवान को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि वो शख्स बस देखने में बुरा था लेकिन काफी ताकत रखता था। बहरहाल नवीद काम के बहाने से बाहर निकल गया, लेकिन दोबारा वहां नहीं गया। यहाँ उसकी काफी जान पहचान हो चुकी थी। उसने किसी और की टैक्सी चलानी शुरू कर दी। वहां उसे एक नॉर्वे की लड़की मिली जिसे वो रोजाना बैंक छोड़ता था। वो बैंक में जॉब कर रही थी। सुबह वो उसको छोड़ता और शाम को उसको लेता था, और वो उसे अच्छे खासे पैसे भी देती थी। एक बार वो उसे छोड़ने जा रहा था, तब उसने देखा कि वो रो रही है। वो क्यों रो रही थी वो नहीं जानता था, लेकिन वो बहुत रोए जा रही थी। डरते डरते नवीद ने पूछा था कि आप क्यों रो रही हैं? तो वो कहने लगी कि मेरा बाप मेरी शादी जबरदस्ती अपने दोस्त के बेटे से करवाना चाहता है। ये सुनकर नवीद को हैरत हुई थी। कहने लगा, आप लोग तो आज़ाद माहौल में रहते हो। माँ बाप आप लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का रोल कुछ ऐसा है। बच्चा बच्चा शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो कहने लगी कि ये सब तो है, लेकिन हम भी मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी हमें माँ बाप की बात माननी पड़ती है। फिर कहने लगी कि अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। ये सुनकर नवीद कहने लगा, वो क्या? वो कहने लगी कि तुम मुझसे निकाह कर लो तो तुम्हें यहाँ की नेशनैलिटी मिल जाएगी, फिर तुम्हें इसका बहुत फायदा होगा और मैं अपने कज़न से शादी करने से बच जाऊंगी। ये सुना था कि नवीद फौरन से मान गया। वो लड़की कहने लगी, हमारी शादी बस सिर्फ एक पेपर मैरिज की बुनियाद पर होगी, इसके अलावा मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो कहने लगा, मैं तुमसे निकाह तो कर लूं, लेकिन मेरी बीवी ने और मेरी सास ने मेरा पासपोर्ट छुपा रखा है। वो कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, मैं पुलिस में केस करूंगी और वो तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हें वापस कर देगी। इस लड़की ने उसकी बहुत मदद की, उसका पासपोर्ट उसे वापस दिलवाया। लेकिन इस काम से उसकी खाला और नरमैन को ये पता चल गया था कि ये दूसरी शादी कर रहा है, और अगर उसे ग्रीन कार्ड मिल गया या यहाँ की नेशनैलिटी मिल गई तो यकीनन ये पैसे कमाएगा और अपने घर भेजेगा, क्योंकि वो लोग ना तो उसे पैसे देते थे और उसकी वालदा अलग रोती थी कि पैसे भेजो, लेकिन वो बेबस और मजबूर था। उसने एक बार भी अपनी वालदा को पैसे नहीं दिए, क्योंकि सारे पैसे खाला रख लेती थी, और वो जब उनके घर में रहता था तो अपनी वालदा को सच नहीं बता सकता। अब जब सारा सच बताया तो उसकी वालदा को बहुत अफसोस सा होने लगा कि उसकी बहन ने किस तरह से उसके बेटे को यूं इस्तेमाल किया है। पासपोर्ट मिलते ही इस अंग्रेज लड़की ने जब कहा कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, तो नवीद कहने लगा कि मैं एक मुसलमान लड़का हूं। वो कहने लगी, तो क्या हुआ? वो कहने लगा कि मैं चाहूंगा कि तुम मुसलमान हो जाओ। वो कहने लगी, ये सिर्फ एक पेपर मैरिज है, मैं सिर्फ तुमसे वक्ती तौर पे शादी करना चाहती हूँ ताकि तुम्हें फ़ायदा हो और मैं अपने कज़न से बच जाऊं। बहरहाल नवीद ने उससे निकाह कर लिया, लेकिन ये देखकर उसकी बीवी से बर्दाश्त नहीं हुआ था। नरमीन ने उसे नौकर बना के रखना था, इसलिए उस पर केस कर दिया।
اس لیے وہ عدالت میں گیا تاکہ اپنا کیس لڑ سکے۔ تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی حیرت سے چیخ نکلی تھی، کیونکہ اس کی دوسری بیوی کیس جیت چکی تھی اور اس وقت ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ کھلے عام بے حیائی میں مصروف تھی۔ نوید نے جا کر اس کو پیچھے کیا اور کہنے لگا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم میری بیوی ہو۔ وہ کہنے لگی، ہماری صرف پیپر میرج ہوئی ہے، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ اس لڑکی نے نوید سے شادی صرف اس لیے کی تھی تاکہ اس کی شادی اپنے کزن سے نہ ہو، جو کہ وہیں کی پولیس میں آفیسر تھا، اور وہ لڑکی کلب میں جا کر ڈانس کرتی تھی۔ اس کا کزن اسے منع کرتا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے بعد وہ کسی کے بھی روب کے نیچے رہے۔ وہ کھلے عام جو چاہے کرے، اور نوید سے شادی کر کے وہ یہی سب کچھ کر رہی تھی اور کرنا چاہتی بھی تھی۔ جب اصلیت نوید پر کھلی تو اس نے اپنا پاسپورٹ پکڑا، اپنی ٹکٹ کٹوائی اور پاکستان کا رخ کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے ایک عزت دار بیوی پاکستان میں ہی مل سکتی ہے، یہاں ناروے میں نہیں۔ اس نے ساری حقیقت اپنے گھر والوں کو بتائی، اور یوں اس کی والدہ نے اس کی شادی گاؤں میں ہی ایک شریف لڑکی سے کر دی، جس کے ساتھ وہ خوشی تھا، خوشحال زندگی گزارا تھا۔ نرمین اور دوسری بیوی جیسی لڑکیوں اس کی جان چڑھ گئی تھی۔